नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। यूपीएससी पीटी के एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर के, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू को डिटेल में कवर करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है, किस प्रकार जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के सवाल को फ्रेम किया जाता है। अगर आपको बुक लेना हो तो दृष्टि की या दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दृष्टि की बुक में अशुद्धियाँ मुझे कम दिखी हैं, इस कारण से मैं उसको प्रेफर करता हूँ। आप भी ले सकते हैं अगर आपको करना हो तो। आज की इसके यूपीएससी पीटी में पूछा गया था सेम सवाल जो आज टेस्ट में भी मैंने डाला था। तो यूपीएससी पीटी का जब एमसीक्यू हम लोग करेंगे तो उसमें दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन को किस प्रकार से टैकल किया जाता है, एलिमिनेशन किस प्रकार से अपनाया जाता है, किस प्रकार से कुछ ऐसे सवाल जहां पर आपको कम चीज़ें आ रही होंगी, याद नहीं होगा, उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग करेंगे। इसका पीडीएफ आपको स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 16,000 से ज़्यादा लोग हैं, उस पर आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है, ढंग से देखिए। पॉलिटी से शुरू किया हम लोगों ने। मेरे पास तो समय है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास समय कम है, इसलिए ध्यानपूर्वक इन सवालों को ज़रा हल कीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यही चीज़ अगर पूछा जाएगा कि बताइए मुझे कि 20 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो 20 जनवरी को हम संप्रभु नहीं बने थे। हम उस समय एक क्या बोलते हैं, उस डोमिनियन स्टेटस में हम लोग रह रहे थे। ये शब्द मैं भूल जाता हूँ, डोमिनियन स्टेटस में हम लोग रह रहे थे। तो 26 जनवरी 1950 को चूँकि भारत का संविधान लागू किया गया, तो उस दिन हमारी स्थिति क्या थी, तो संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने थे हम उस दिन। उस दिन से पहले अगर पूछा जाएगा तो हम संप्रभु संपन्न गणराज्य बिल्कुल नहीं थे, लोकतंत्रात्मक भी नहीं थे। इसीलिए हम उस दिन क्या थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे। पंथ निरपेक्ष शब्द को कब अपनाया गया है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ों को हम लोग करेंगे। डिटेल वीडियो होगा, डिस्कस ज़्यादा करेंगे, रिवीजन ज़्यादा करेंगे, ना कि फैक्ट को ही केवल करेंगे। पंथ निरपेक्ष का हमारे संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष 1974 के पश्चात बना है क्या, 42वें संविधान संशोधन के बाद बना है क्या? नहीं, संविधान के प्रकृति में वो पंथ निरपेक्ष पहले से ही था, सेकुलर हमारा संविधान था। शब्द कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया आपका 42 संविधान संशोधन के द्वारा। तो पंथ निरपेक्ष भी हम बाद में बने हैं, समाजवादी स्थिति भी बाद में आई है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य केवल नहीं थे बल्कि संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने थे हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जरा क्या है। अगला 1976 में किया गया था, 42वां, मैंने 1974 बोल दिया, उसके लिए सॉरी। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर निकालना है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब बताइए मुझे इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है, ज़रा सोचिए इसका सबसे अच्छा आंसर क्या। याद मत कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, रटना नहीं है। पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं, वहाँ से हर साल सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में। उद्देशिका से एक सवाल यूपीएससी में फिक्स होता है, हर साल ही पूछा जाता है। ओके, देखिए क्या होगा इसका आंसर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर सी भी तो हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या होगा कि संविधान के बाकी भाग जब तक नहीं होंगे तब तक उद्देशिका का कोई मतलब बनेगा ही नहीं। उद्देशिका का उद्देश्य क्या होता है कि संविधान के लिए किस प्रकार का संविधान होगा, किस प्रकार से नीति निर्माण किया जाएगा, संविधान का क्या आत्मा होगी, किस दिशा में संविधान आगे बढ़ेगा, हमारे संविधान कौन कौन से मूल्यों को समाहित किया हुआ है, इन सभी चीज़ों को उद्देशिका में डाला गया था। तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा गया है। इसी कारण से इसको केशवानंद भारती मामले में, आज मैंने ये भी सवाल दिया था कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि उद्देशिका जो है भारत के संविधान में समाहित है और उसका अभिन्न अंग बताया गया था।
अगला सवाल है, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में सन्निहित नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय की बात की गई है, नौ की स्वतंत्रता की। ये सवाल भी आज मैंने डाला था। आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, नौ की स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं है इसमें अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय समाहित किए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय समाहित हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता समाहित है। किसमें समाहित है? उद्देशिका में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये यूपीएससी के सवाल हैं, यूपीएससी के सवाल हैं ये सभी के सभी। किसी वन लाइनर एग्जाम के सवाल नहीं दिखा रहा हूँ मैं। यूपीएससी में कई बार इतने आसान पॉलिटी में सवाल पूछ लिए जाते हैं, बोनस हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मुझसे लिखवा लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका में हमें उनके विचारों को देखने को मिलता है। मूल अधिकार जुड़ा हुआ सवाल एक गारंटेड होता है। यूपीएससी पीटी में एक सवाल की गारंटी होती है, कहाँ से? तो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए एक सवाल की गारंटी होती है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी प्रकार से हम लोग यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू भी करेंगे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 संबंधित है उपाधियों के अंत से जुड़ा हुआ। आपको क्या लगता है इस तरह का क्यों उस प्रावधान शामिल किया गया होगा? इसको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भारत एक क्या था, तो भारत में एक राजतंत्रात्मक और छोटे मोटे रियासत बहुत सारे थे। बहुत सारे राजतंत्रात्मक भारत में व्यवस्था थी जिनके द्वारा अलग अलग पदवियों का बंटवारा किया जाता था। साथ ही अंग्रेज लोग भी पदवियों का बंटवारा करते थे, जैसे राजा साहब, राय बहादुर साहब, इस तरह के जो उपाधियाँ होती थी इनको बांटा जाता था और उसके आधार पर उनको विशेषाधिकार भी दिया जाता था। तो समानता का अर्थ क्या होता है कि प्रिविलेज का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव को ही समानता कहा जाता है। तो विशेषाधिकारों का अभाव जब हमें करना था तो इनके नाम में से ये जो अलग अलग लगे होते थे पदवियाँ, इनको भी ख़त्म करना था हमें। तो इसी कारण से संविधान में समानता का अधिकार में आर्टिकल 18 के तहत में उपाधियों का अंत रखा गया, उपाधियों का अंत रखा गया, जिसके तहत केवल सैन्य उपाधियाँ जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर साहब, ये सब सैन्य उपाधि है, और शैक्षणिक उपाधि जैसे अगर आपको डॉक्टर का मिल जाता है पीएचडी के पश्चात, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कोई भी उपाधि होगा उसको आप नाम में नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 18 के तहत आएंगे क्या भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सब आएंगे क्या? बताइए मुझे। देखते हैं इसका आंसर पहला वाला। दूसरा क्या है? 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। एक वर्ष 5 दिया जा सकता है क्या भारत रत्न? इस बार कितने दिए गए हैं? 2 दिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं एक साल में। 2 साल का मिलाकर 4 दिया जा सकता है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक है क्या? जब भारत रत्न मैंने पढ़ाया था, जब दिया गया था किनको, तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, जब उनको दिया गया तो उसमें मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला भी था कि यूपीएससी में पूछा गया है ये पीटी में सवाल। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। देखिए निम्न के कौन से सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों ही गलत है। पहला भी गलत है क्योंकि 18 के तहत में भारत रत्न वगैरह सब आप नाम में नहीं लगा सकते हैं। आप लता जी के नाम में वैसे ही लगा सकते हैं कि भारत रत्न लता मंगेशकर, लेकिन ये कोई उपाधि आप नाम में लगाकर हमेशा नहीं रख सकते हैं। दूसरा क्या है? एक से अधिक बार ये सब पुरस्कारों को रद्द किया गया है भारत में। और तीसरा क्या है? एक वर्ष में अधिकतम 2 ही प्रदान किए जाते हैं, 3 प्रदान किए जाते हैं, 3 किए जाते हैं। संविधान का 18 एक प्रावधान करता है कि राज्य, सेना या विधि संबंधी सामान्य सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 1995 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में स्पष्ट किया गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18A में वर्णित उपाधियाँ नहीं हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात से 1978-79 जनता पार्टी सरकार के द्वारा और 93-97 में ऐसा हुआ कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए क्योंकि इन्हें निलंबित कर दिया गया था। किसी वर्ष विशेष में 3 भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। यूपीएससी पीटी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए इसको। अगला सवाल देखिए क्या है, ऑप्शन को भी देखिएगा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में।
न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। न्यायिक हिरासत के दौरान जब उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, जब मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रखा जाता है और जब सामान्य तौर पर रखा जाता है, उसके बारे में पूछा गया है आपसे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आजकल न्यूज़ पढ़ते होंगे, कितना चर्चा में रहता है ये, और वहीं से सवाल एक पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि कैसे होगा। ज़रा इसको देखिए क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर निकालिए इसका। दूसरे का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, उसे जेल में रखा जाता था। कथन 1 सही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ये नहीं होता है। जब भी न्यायिक हिरासत की बात आएगी तो उसको किसी जेल में, जैसे न्यायिक हिरासत की बात आती है उसको किसी पर्टिकुलर जेल में रखा जाता है, न कि हवालात में। हवालात छोटे से थाने में होता है, जेल एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे कैदियों को रखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। जब न्यायिक हिरासत में होता है तो मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना उस संदिग्ध व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं कर सकते हैं, न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। अगला सवाल देखिए क्या है। ये सभी सवाल मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं। मूल अधिकार जुड़ा हुआ है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। अलग अलग राज्यों के क्या अलग अलग नियम होते हैं पैरोल पर छोड़ने के लिए। आप सुनते होंगे आए दिन कि राम रहीम पैरोल पर छूटा है इलेक्शन से ठीक पहले। उसने किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट किया, उसके पश्चात वो जेल चला गया। उसी के बारे में ये सवाल है, 2020-21 ईस्वी का आसपास का सवाल है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के पास क्या अपने नियम होते हैं। इसका आंसर जरा बताइए मुझे। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अधिकार नहीं होता पैरोल वगैरह, अधिकार नहीं होता। भारत में कारागार में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़ा जाना किसी प्रकार से बंदी का अधिकार का मामला नहीं है। आप अधिकार होता तो यहाँ पर आप मांग सकते थे उसको, ऐसा नहीं होता है। मनमर्जी पर होता है, गवर्नमेंट के मनमर्जी पर होता है। जेल प्रशासन के आधार पर ये फैसला लिया जाता है कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। एक स्टेटमेंट, एक वर्ड को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा कीजिए। जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसे लिखा है कि उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पैरोल किसी का अधिकार नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पैरोल अधिकार नहीं होता, नहीं तो सभी कैदी को पैरोल पर आसानी से छोड़ा जा सकता था। आप देखेंगे कि VVI कैदियों को ही पैरोल पर छोड़ा जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची के प्रवेश संख्या 4 कारागार, सुधारालय, बस्टर संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं उनके निरुद्ध व्यक्ति कारागार और अन्य संस्थान उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव। मतलब कि इसमें यह बताया गया कि ये सब के सब राज्य विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकार इसके लिए कानूनों का निर्माण करती है। कारागार से जुड़े हुए या सुधारालय से जो होते हैं अलग अलग, उसके संबंधित नियम कानून राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य असेंबली के द्वारा बनाए जाते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। नहीं पसंद आ रहा है तो पसंद करवाइए इसको, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं। इस तरह के सवालों को डील करना पड़ेगा। मैंने टेस्ट में कुछ आसान सवाल डाले थे। टेस्ट का स्तर जब बढ़ेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार के सवालों को पढ़कर प्रैक्टिस करने की कोशिश किया कीजिए। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अंतर्देश एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है। सवाल की भाषा को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोला गया है। कानून को लागू करने के मामले में कोई भी विधान, मान लीजिए कोई लॉ बनाया गया, वो भारत में किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को, किसी भी ऑफिसर को, इसका पूरा का पूरा एक ही चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी ऑफिसर को बहुत ज़्यादा अनियंत्रित और विवेकाधिकार दे देता है। तो किसी भी ऑफिसर को जो शक्तियाँ मिलती हैं वो नियंत्रित होती है, अनियंत्रित नहीं होती है। और अगर कोई विधि इस प्रकार का दिया गया है, किसी को विधि के द्वारा किसी को अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दिया गया है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लंघन करता है वो बताइए मुझे। 14, 28, 44 या 32। 44 तो सबसे पहले काट दीजिए। 44 में क्या है भाई? 44 में तो है आपका UCC। 28 में तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भी काट दीजिए। 32 में तो रिट हो गया, ये कैसे हो जाएगा? फिर भी आप कन्फ्यूज होंगे तो A और C में कन्फ्यूज होंगे। बताइए मुझे 32 में क्या कोई ऐसा है
कि अनियंत्रित विवेकाधिकार का अगर मामला आ गया तो उल्लंघन हो जाएगा, वहाँ तो रिट जारी हो जाएगा। किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर चूंकि उल्लंघन किसका हो रहा है? विधि के शासन का उल्लंघन हो रहा है। विधि के शासन और विधियों का समान संरक्षण, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हो रहा है। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। ये जो समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 दिया हुआ है, वहाँ पर यही है कि आप किसी के ऊपर भी किसी प्रकार की ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। विधि का यहाँ पर शासन होगा, और विधि का शासन जैसे ही होगा तो अनियंत्रित विवेकाधिकार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। भारतीय संविधान 14 में यह प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि को आर्टिकल 14 भारत के नागरिक और निवासी सभी पर समान रूप से लागू करते हैं। विधि के समक्ष समता का आशय है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे, किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि ऐसे में कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार अगर देता भी है तो क्या होगा? तो वो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, और इस प्रकार से आर्टिकल 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते तो इन तीनों को तो आप देखते ही काट देते कि ये तीनों कैसे हो सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आर्टिकल 21 के तहत में निजता का अधिकार संरक्षित है। किस मामले में? तो पुट्टस्वामी विवाद मामला। पुट्टस्वामी मामला है पुट्टस्वामी जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार को मान्यता दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता दिया गया था। आर्टिकल 21 के तहत में क्या है? जीवन की स्वतंत्रता इसमें समाहित की गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बंधुओं, क्या है? निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल किस में है? तो पहली बात तो समानता का अधिकार में होगा। ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यता से जुड़ी हुई चीज़ें क्या करती हैं? समानता का अधिकार का उल्लंघन करती हैं। तो 14 से 18 के बीच में होना चाहिए समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के दौरान दिया गया है, इसी में उल्लंघन माना जाएगा। किस में है ये? तो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में अभी मैंने बताया उपाधियों का अंत है। यूपीएससी का पीटी देने जा रहे हैं 16 जून को। मूल अधिकार को जितनी बार पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन की गारंटी होती है, उद्देशिका से एक सवाल की गारंटी होती ही है, आरबीआई से एक सवाल की गारंटी होती है, बुद्ध जैन से एक सवाल की गारंटी होती है। ये सब ऐसे टॉपिक जहाँ से पूछा जाएगा। आप कितना भी पढ़ लें, हो सकता है फिर भी नया सवाल मिले। अगला क्या है? मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में ये 11th की एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा रहा है आपसे। 11th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ये क्या है? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में इसमें से कौन कौन से सिद्धांतों को भारत में कहाँ कहाँ पर शामिल किया गया है? क्या भारत के उद्देशिका में रखा गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। यहाँ से किन किन सिद्धांतों को भारत के किस किस हिस्से में शामिल किया गया है? ये शानदार सा सवाल है, बताइए मुझे ज़रा इसका आंसर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों में हमें दिखते हैं। उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन तीनों में ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1948 का दुनिया भर के देशों के द्वारा बैठक करके एक ह्यूमन राइट को डिक्लेयर किया गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पूरे दुनिया भर के लिए। तो उसी के कुछ सिद्धांतों को हमारे संविधान में भी अपनाया गया। कौन कौन से हैं? जैसे प्रस्तावना, उद्देश्य, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि जो चीज़ें हैं, ये सब वहीं से अपनाया गया। और राज्य के नीति सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक न्याय जो प्रदान करने की हम लोग बात करते हैं, उसको भी रखा गया है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस सवाल को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इसको पढ़ के ही कई सारे लोग डर जाएंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 11th का एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कौन कौन सा डिक्लेरेशन था वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। और वहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि भारत के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया, कहाँ कहाँ पर शामिल किया गया। वहीं से यूपीएससी ने ये सवाल फ्रेम किया था 2020 ईस्वी में। अगला सवाल क्या है? मौलिक कर्तव्य में भी है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मानवाधिकार घोषणा अनुच्छेद 29, व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने की बात जो की गई है,
अपने मौलिक कर्तव्य में, तो वहाँ पर भी इसको शामिल किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्तिगत अधिकार को संरक्षण देता है? अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह करने के लिए भारत का संविधान जो है किस आर्टिकल के तहत में आपको अधिकार देता है बताइए मुझे। इसका आंसर क्यों ये पूछा गया था आपको पता होगा, धारा 377 को लेकर 2019-18 के आसपास फैसला सुनाया गया था, धारा 377 को लेकर, उसी के पश्चात ये सवाल पूछा गया था। और भी बहुत सारे ऐसे मामले थे जो उसका कारण चर्चा में था। ये देखिए क्या है, आर्टिकल 29 होगा क्या धार्मिक स्वतंत्रता? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 25 भी नहीं होगा, आर्टिकल 19 भी नहीं होगा। आर्टिकल 21 के तहत में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता जो है वहीं पर इस चीज़ को समाहित किया गया है। क्या है, उच्चतम न्यायालय ने हादियावाद के निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 21। जीवन, मृत्यु, दैहिक स्वतंत्रता जो है, जीवन की स्वतंत्रता जो है, उसी से संबंधित जो अधिकार हैं उसी में आपको ये अधिकार दिया गया है कि अपने पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह किया जाए। नाबालिग नहीं होना चाहिए। निजता का अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही है एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? क्या है इसमें सब आप देखिए। इसमें अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान संशोधन उपबंध के अधीन उपबंध हैं। पहले सवाल समझ में आया आपको कि निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। अब ये पूछा गया कि भारत के संविधान में से किसके उपर्युक्त कथन सही हैं जहां एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। जो उपयुक्त कथन लिखा गया है वो किस प्रकार से सही माना जा सकता है? अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निषेध तत्व के कारण से ऊपर वाले को स्टेटमेंट को सही माना जा सकता है। अनुच्छेद एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के द्वारा उसको सही माना जा सकता है। अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध जो किया गया है उसके द्वारा निजता का अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। इस स्टेटमेंट को सही माना जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने निजता का अधिकार के बारे में बताया था आपको कि निजता संबंधी जो अधिकार हैं ये जीवन के अभूतपूर्व अमूल्यवान अधिकार हैं। इसको किस के द्वारा समाहित किया गया है? तो आर्टिकल 21 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 21 में इसको समाहित रखा गया है। इस कारण से इसका आंसर सी हो जाएगा। इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है आपसे, इसके बारे में कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपरयुक्त यानी कि ये कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है। यूपीएससी के सवाल के कई बार जो भाषा होती है, शैली होती है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ना इसको तो इतना ही कठिन लगेगा आपको, कोई आसान नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है ये निम्न में से किसके द्वारा सेटिस्फाई हो सकता है? तो पहले ही जैसे ही देखा निजता का अधिकार तो झट से आ गया आर्टिकल 21 पर, बात खत्म हो गया, है ना। इतना ही आसान होता है एलिमिनेशन। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो इतना सारा घूमना है ही नहीं। अगला देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पता ही अभी मैंने बताया कि पुट्टस्वामीवाद में निजता का अधिकार को परिभाषित किया गया था। अगला सवाल है बहुत ही शानदार सा, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नागरिक के विरुद्ध राज्य का दावा, नागरिक के विरुद्ध राज्य कैसे दावा कर सकता है? तो अधिकार तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला तो गलत ही हो गया। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, बिल्कुल नहीं। अधिकार विशेषाधिकार बिल्कुल ऐसा नहीं होता। संविधान के इतर भी कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अधिकार में शामिल हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही यही होगा। राज्य के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध आपके दावे हैं। स्टेट के विरुद्ध आपके दावे जो होते हैं, स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 के विरुद्ध देश के लोगों के दावा क्या है, उसी को अधिकार कहा जाता है कि मुझे ये परिस्थितियां दो। मूल अधिकार का तात्पर्य क्या होता है? मूल अधिकार दरअसल में वो परिस्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण डेवलपमेंट के कारण बन सकते हैं। अगर आपसे मूल अधिकार आपका छीन लिया जाए तो आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता आपसे छीन लूँ मैं, आपसे जीवन मृत्यु की स्वतंत्रता अगर छीन लूँ तो, आपकी निजता की स्वतंत्रता छीन लूँ तो, आज से आपके बोलने लिखने पर पाबंदी लगा दूँ तो क्या बोलोगे, क्या करोगे, सब कुछ राज्य देखे। अगर नॉर्थ कोरिया जैसी स्थिति हो जाएगी, उसी को तो कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप क्यों है? क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक शासन नहीं है। संवैधानिक शासन का तात्पर्य होता है सीमित शासन। जो मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ सत्यनारायण भगवान कथा की, यूपीएससी पीटी का सवाल बता रहा हूँ।
संवैधानिक शासन का तात्पर्य होता है सीमित शासन, आगे आएगा ये सवाल। सीमित शासन का तात्पर्य होता है सीमित किसके लिए? राज्य के लिए सीमित। स्टेट को बांधता है संविधान, न कि नागरिकों को। स्टेट के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसके शासन को सीमित किया जाता है। तो जो अधिकार है आपका वो राज्य के खिलाफ आपके दावे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकतर अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार। कुछ नागरिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों, एक सवाल से 5 मैंने बताया है, वो पांचों आपको यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू में अभी दिखाऊंगा। भारत के संदर्भ निम्न से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्य के बीच में सही संबंध बताना। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। अधिकार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकते हैं, यही सही होगा, यही आंसर होगा। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। अधिकार और कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण है नागरिकों के विकसित के लिए, विकास के लिए, इसे दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य और अधिकार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसका ये 3 बेकार हैं। पहला इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न के कौन से परिकल्पित किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न से कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है उनमें निम्न से कौन कौन से शामिल किया गया है? पहला है मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध। कौन से आर्टिकल में है? तो आपको पता होगा आर्टिकल 22 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता शोषण के अधिकार में कहाँ है? ये तो समानता का अधिकार में आ जाएगा गुरु, ये तो समानता का अधिकार में आ जाएगा। अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, क्या ये हो सकता है? दूसरा तीसरा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जरा इसका आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पर। दूसरा तीसरा को काटते जाइए, दूसरा तीसरा को काटते जाइए, दूसरा तीसरा को काटते जाइए, इसका आंसर 1 और 4 निकल गया। ये तो पता होगा अस्पृश्यता किस में आता है? समानता का अधिकार में आता है। अस्पृश्यता दूसरे नंबर पर था। चलिए एक से भी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अस्पृश्यता दूसरे नंबर पर है, पहला हमें नहीं पता, चौथा भी हमें नहीं पता। अल्पसंख्यक वाला तो पता हो सकता है कि भाई इसका तो 29-30 सब में जिक्र किया गया, ये यहाँ पर कैसे आ जाएगा? अस्पृश्यता समानता का अधिकार में, ये भी हमें पता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा है तो ये भी काट दो, दूसरा ये भी काट दो, दूसरा ये भी काट दो, सी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं भी पता होगा स्टेटमेंट एक पता होगा तो भी चारों का आंसर निकाल लेंगे। एलिमिनेशन क्या सीख पा रहे हैं आप लोग? 4 में से पहले उसको छांट लीजिए जो आता है, 4 में से उसको छांट लीजिए जो नहीं है, गारंटेड नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, और एक है जिस पर आप श्योर हैं कि ये तो होगा ही होगा, उसमें से आप आंसर झट से निकाल ले जाएंगे। पहला ही है ये PTPYQ। आगे और भी MCQ आएंगे ऐसे जहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा इन छोटे छोटे चीज़ों का। आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने 22 बोल दिया था, सॉरी। आर्टिकल 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, ये छोटे मोटे आर्टिकल याद करने मुझे बहुत दिक्कत होता है, तो कृपया करके अगर मैं उसमें मिस्टेक करूँ तो इग्नोर कीजिएगा। वो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मैं फैक्ट ज़्यादा याद नहीं कर पाता हूँ। मैंने अपनी कमज़ोरी बताई है आपको, तो कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा। मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे आज। निम्नलिखित कथनों से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या भारत में विधायी प्रक्रिया है? कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो क्या भारत सरकार आपको विधायी प्रक्रिया द्वारा दंडित करती है क्या? अगर वो दंडित करने लग जाए तो देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं जो कर्तव्य की पूरा करती। स्वयं गवर्नमेंट भी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करती। DPSP क्या है? ये सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। और DPSP में जो मूल कर्तव्य है ये किसका दायित्व है? ये जनता का दायित्व है। DPSP का अधिकतर भाग जो है वो सरकार का दायित्व है, और DPSP में जनता का भी दायित्व दिया हुआ है। तो पहला तो उससे बिल्कुल सही नहीं हो सकता भाई, सही उत्तर चुनना है। पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर D हो जाएगा, दोनों ही गलत दिया हुआ है, बिल्कुल गलत था। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये किस में कहा गया है? बहुत आसान सवाल, मूल कर्तव्य में कहा गया है। UPSC प्रीवियस ईयर है ये, आपको लग रहा होगा ना कि क्या है ये? UPSC PT का प्रीवियस ईयर है। गारंटी कह रहा हूँ एग्ज़ाम में इस सवाल में मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे।
क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे वो कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। इतना प्रेशर होता है कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लाएंगे मूल अधिकार होगा इसका तो आंसर, है ना, या बोलेंगे उद्देशिका में हमने पढ़ा है 51 गौ में इस चीज़ के बारे में कहा गया है। अब 2012 के क्वेश्चन सब अगले लेक्चर में करेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। आई होप मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की है। अब ये सब चीज़ें रेगुलर होंगी। यूपीएससी पीटी पीवाई को हम लोग रेगुलर करेंगे। आप अगर टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं कॉमेंट में लिंक दे दूँगा। टेस्ट से ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ मैं ऑफिशियल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर दे चुका हूँ, जिसमें 16,000 लोग हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं है। न्यायालय उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती। अगर डीपीएसपी का सरकार ने लागू नहीं किया है तो न्यायालय उसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकती। जैसे मूल अधिकार, अगर उसका हनन होता है तो न्यायालय तुरंत रिट जारी कर देगी कि भाई साहब जवाब देने आ जाओ, लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। तो बताइए कौन सा सही होगा? दोनों के सही होंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में किस भाग में है बंधुओं? तो भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। डीपीएसपी क्या है? तो दरअसल में हमारे संविधान निर्माता इस देश के लोगों को बहुत सारा अधिकार देना चाहते हैं। हम तुरंत गुलामी से आज़ाद हुए थे, तो नया आज़ाद हुए तो हम सब कुछ देना चाह रहे थे अपने देश के नागरिकों को, लेकिन हमारे पास उतना संसाधन नहीं था। ना तो राजनीतिक जागरूकता थी, ना तो शैक्षणिक जागरूकता थी, ना तो देश के पास में आर्थिक संसाधन था। तो उन्होंने इंतज़ाम ये किया कि भाग 3 में तो उन्होंने मूल अधिकार दे दिया, लेकिन भाग 4 में वो अधिकार देकर रख दिए, वो चीज़ें लिख कर रख दी जिसको भविष्य में लागू किया जाना है। ये दोनों जब एक दूसरे को पूरक के तौर पर काम करते हैं तभी किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। इसी कारण से डीपीएसपी का अवधारणा लाई गई, लेकिन इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। नहीं तो हमारे संविधान के द्वारा अगर इन्फोर्सेबल होता तो आज बहुत सारे कानून जैसे समान नागरिक संहिता आज देश में लागू होते। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वृद्धि का कहाँ पर उल्लेख किया गया है? ये सवाल पिछले वीडियो में भी हमने किया था। बताइएगा जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपको उदाहरण मिलता है कि यूपीएससी पीटी में भी सवाल रिपीट होते हैं। यूपीएससी पीटी में भी सवाल रिपीट किए जाते हैं। एक ही सवाल 3-3, 4-4 बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कुछ देर पहले ही मैंने ये सवाल करवाया था आपको। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? मैंने आपको समझाया था कि आर्थिक न्याय कहाँ पर है। एक तो है भाई डीपीएस में आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात, और दूसरा डीपीएसपी के अलावा प्रियम्बल जो है उद्देश्य का, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। न्याय कितने प्रकार के हैं हमारे प्रियम्बल में? स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? ये सब चीज़ें कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कई सारे बच्चे बोले तो बाइलिंगुअल होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि कुछ दिनों में इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों साइड हम करके चलें। अभी मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें कीजिए, मैं बाइलिंगुअल भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आधारभूत चीज़ क्या है देश के शासन के लिए? आधार के प्रदान करता है कौन? तो राज्य का नीति निषेधक तत्व हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निषेधक तत्व 36 से 51 तक देश के शासन में आधारभूत तत्वों को शामिल किया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि भाई शासन का आधारभूत प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। 37 अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और सरकारों का ये दायित्व होगा। जैसे आपका कर्तव्य किस में लिखा हुआ है? 51 के क में लिखा हुआ है मूल कर्तव्य। उसी प्रकार से सरकार का कर्तव्य क्या लिखा हुआ है कि भाई सरकार जो है वो डीपीएसपी का पालन करवाएगी, डीपीएसपी को लागू करेगी। अगर नहीं लागू करेगी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला था कि उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि डीपीएसपी को लागू क्यों नहीं किया गया है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भाग 4 में हमें मिलता है। ओके,
भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। काफ़ी सारे स्टेटमेंट हैं, तो हम इसमें से एलिमिनेट करेंगे कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या सही पूछा है कि क्या गलत पूछा है। सबसे पहले यही देखिए, उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। आपको पता होगा कि हमारे डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है, लिबरलिज्म वाला सिद्धांत भी एक रखा गया और एक दक्षिणपंथी सिद्धांत है। जैसे दक्षिणपंथी में गायों की हत्या नहीं करना या गोवंश की रक्षा करना, आपको पता होगा गोवंश की रक्षा करना ये हमारे संविधान के 48 में बताया गया है। इसको माना जाता है कि दक्षिणपंथी विचारों से प्रभावित होकर रखा गया था। समाजवाद के भी तत्व हैं, जैसे श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे समाजवाद के तत्व हैं। समान नागरिक संहिता को लिबरल तत्व माना जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 और मादक पेय पदार्थों का बिक्री पर रोक लगे, इन सब चीज़ों का गांधीवादी तत्व माना जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, अभी गांधीवादी पूछा है, तो क्या ये सही होगा? मेरे हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला काट दीजिए, पहला तो लिबरल का है भाई, गांधीवादी का तो होगा ही नहीं। आंसर निकल गया। हमने पढ़ा भी नहीं कि तीसरा में क्या लिखा है, दूसरा में क्या लिखा है, चौथा में क्या लिखा है। बड़े स्टेटमेंट वाले अक्सर जो सवाल होते हैं उसमें एक ट्रिक अगर आपने ढूंढ लिया तो उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। हमने नहीं पढ़ा दूसरा, तीसरा, चौथा क्या लिखा हुआ है। हम क्यों पढ़े भाई जब हमारा आंसर निकल रहा है? तो हमें एक का पता था कि समान नागरिक संहिता गांधी जी के दर्शन में नहीं है भाई, वो तो था लिबरल दर्शन में। डॉक्टर अम्बेडकर इसके बहुत बड़े मुखर रूप से लागू करने वाले लोगों में से एक थे, लेकिन नहीं लागू करवा पाए, है ना। तो समान नागरिक संहिता जो है ये लिबरलिज्म है, ये गांधीवादी सिद्धांत से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। लोकसभा की अनन्य शक्ति है उसकी आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। क्या आपातकाल की घोषणा का समर्थन केवल लोकसभा में किया जाता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अविश्वास प्रस्ताव तो केवल और केवल लोकसभा में ही पारित होता है, तो ये तो सही होगा गुरु। इन दोनों को तो हमने काट दिया। दूसरा तो गारंटेड सही है, दूसरा गारंटेड सही है। अब तीसरा सही है कि नहीं, अगर हमने ये देख लिया, पहला देख लिया सही, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर हमने दो ऑप्शन काटा है, यानी कि तीसरा तो गारंटेड गलत था इसमें, इसीलिए वो सारे ऑप्शन कट गए जिसमें 3-3 था दिया हुआ। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन केवल क्या राज्यसभा में, लोकसभा में ही किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा कि 122 होता है लोकसभा से 1 महीने के भीतर, राज्यसभा से 2 महीने के भीतर। इसी प्रकार से होता है शायद कि उसको अनुसमर्थन मिलना आवश्यक होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसको अनुसमर्थन करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला गलत दिया हुआ है। ये ट्रिक के लिए 122 बताया है मैंने, आर्टिकल नहीं है वो। देखिए क्या है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो सभी मंत्री, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल है, को त्यागपत्र देना पड़ता था। कथन 2 सही है। देखिए, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, यानी कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी तो सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे। आपात की उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित या मतदान करने वाले संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। जो विशेष बहुमत होता है उससे इसको पारित करवाना पड़ता है, दोनों सदन से। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रहती है। ये इसको जरा ध्यान रखिएगा। 1 महीने के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना अनिवार्य होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। परिणामतः आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाता है। यह लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। अनन्य शक्ति का क्या तात्पर्य होता है? अनन्य शक्ति का तात्पर्य होता है कि जिसके मामले में लोकसभा का जो बोलबाला हो, उसके अलावा वो काम कोई ना कर सके। जिस प्रकार से कौन सा है, तो एकमात्र चीज़ है वो कौन सा है? एक है आपका अविश्वास प्रस्ताव, और एक मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत जो शक्तियाँ होती हैं, इसमें भी लोकसभा को ज़्यादा शक्ति मिला हुआ है। ओके,
राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदन में शुरू किया जा सकता है। अगला है भारत में दल बदल संबंधी जो कानून है उसके बारे में आपको बताना है। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। अगर किसी को नॉमिनेट किया गया है, किसी सदन के सदस्य को नॉमिनेट किया गया है, तो 6 महीने के अंदर किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा सकता है, 6 महीने के बाद जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। दल बदल से जुड़ी हुई चीज़ों पर जो अधिकार है डिसीजन लेने का वो किसके पास में है? तो पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चीफ, और लोकसभा में है तो स्पीकर महोदय। ये लेकिन समय बाउंडेशन नहीं लगाता है क्या कि स्पीकर को कितने दिन में फैसला लेना है, राज्यसभा को कितने दिन में फैसला लेना है, या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको कितने दिन में फैसला लेना है। ये टाइम बाउंडेशन करता है क्या? नहीं करता है, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया है। क्या ये सही होगा? आपको लगता है कि सही होगा? देखिए इसका आंसर क्या है। इसीलिए जब मैं दल बदल वगैरह पढ़ाता हूँ तो आपको बोलता हूँ ज़रा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये स्टेटमेंट इसी प्रकार से बीपीएससी में भी पूछा जाएगा आपसे। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर सही नहीं है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? कि 6 महीने के समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो नॉमिनेटेड सदस्य जो है अगर वो 6 महीने के बाद कहीं पर शामिल होगा, 6 महीने से पहले शामिल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ था कि कोई नाम निर्दिष्ट नॉमिनेटेड विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। 6 माह के अंदर हो सकता है, 6 माह के बाद अगर वो शामिल होगा तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसको ध्यान रखना है। 6 महीने के समाप्ति के पश्चात अगर वो शामिल होता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहला कथन जो है गलत दिया हुआ था, दूसरा सही दिया हुआ था। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। उपाध्यक्ष उसी दिन चुना जाएगा जिस दिन जो अध्यक्ष चाहेंगे, उसी तारीख को। यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। यह उपबंध किया गया है क्या भारत में कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। इसके जो निर्णय है उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। दोनों की शक्ति समान होती है क्या? उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। उसी के आधार पर भारत में उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। कितना डिटेल में सवाल पूछा गया है ये। अगर बीपीएससी में पूछ लिया तो फिर तो भाई काम तमाम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए, इसमें से ट्रिक को ज़रा ढूंढिए। ट्रिक को ढूंढकर ऑप्शन निकालेंगे तो आसान रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। इस प्रकार से नहीं है। 10वीं लोकसभा तक ये था कि भाई दोनों एक ही दल से होते थे। उसके पश्चात से एक सामान्य रूप में प्रक्रिया बन गई है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्षी दल से होते हैं। सामान्य प्रक्रिया बन गई, कोई इस प्रकार का उपबंध नहीं किया गया है। तो उपबंध नामक चीज़ है तो पहले ही इसको काट देंगे। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा काटिए, इसका दूसरा काटिए, दूसरा जिसमें है उसको काट दिया। अब पढ़िए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है भाई। चौथा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है भाई इसका एक्सप्लेनेशन? वैसे इसका आंसर 1 और 3 दिया है, चौथा क्यों गलत दिया हुआ है?
उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों से किया जाता है। स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है। इसलिए इस प्रकार का कोई ये प्रधानमंत्री के पद होगा, लोकसभा का अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो आपस में वोटिंग करके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अभी कुछ दिनों के पश्चात ही लोकसभा अध्यक्ष का फिर से चुनाव होगा। इस प्रकार का कोई भी भारतीय परंपरा नहीं है, इसलिए 4 भी असत्य होगा। पहला और तीसरा इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जब भी आपको इस तरह के सवालों में कन्फ्यूजन हो, तो अगर आपको चौथा नहीं पता है तो पहले को पढ़ लीजिए बार बार कि क्या है भाई क्या है, उसके पश्चात आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट में फंसते हैं तो कृपया करके तुक्का ना मारा करें, आगे बढ़ जाया करें, वो ज़्यादा सही रहता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। क्या ऐसा कोई भारत में कानून है कि एक, मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी बनारस से भी खड़े हो जाएं, मोदी जी दरभंगा से भी खड़े हो जाएं मेरे शहर से, तीसरा कौन सा हो गया भाई, कन्याकुमारी से भी खड़े हो जाएं। क्या ऐसा कोई भारत में चुनाव है, कानून है कि रोक दे इनको? भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 1991 लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। क्या ये आपको याद हो सकता है? आपको लगता है आपको याद होगा? वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिसे उन्होंने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। आपको लगता है इस तरह का कुछ होता है? उपचुनाव का खर्चा पार्टी उठाती है क्या? बताइएगा जरा सोचकर इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 2 और 3। अब जरा इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसका आंसर विवादित रहा है, इसलिए इसको जरा ढंग से पढ़ते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति 2 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं बन सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी सबसे पहली बार वडनगर से भी खड़े हुए थे और बनारस से भी खड़े हुए थे। जो राहुल गांधी जी हैं वो रायबरेली से भी खड़े हुए हैं और वायनाड से भी लड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो आजमगढ़ से भी लड़ते थे और एक और जगह से वो चुनाव लड़ते थे। अक्सर लड़ते थे 2-2 सीट से, सुरक्षित करने के लिए, अपना कैंडिडेटर सुरक्षित करने के लिए 2-2 जगह से लड़ते हैं। फिर उपचुनाव में भी अक्सर उन्हीं की पार्टी जीत जाया करती है। तो 2 जगहों से लड़ सकते हैं अधिक से अधिक 1951 की धारा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार। अतः कथन 1 सही नहीं है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणाम डेटा के अनुसार देवीलाल 1991 के चुनाव में केवल हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। हालांकि 1989 में वे 3 सीटों रोहतक, सीकर और फिरोजपुर से चुनाव लड़े थे। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। यदि कोई प्रत्याशी एकाधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत जाता है, बाद में किसी जीते हुए निर्वाचन क्षेत्र को खाली करता है, तो उसके उपचुनाव का खर्च सामान्य स्थिति के तहत केंद्र सरकार ही उठाएगी। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। इसीलिए इसमें से यूपीएससी का सवाल है, ये कोई सा भी सही नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, यूपीएससी ने इस सवाल को हटा दिया था। धातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा इस सवाल को। इस तरह के छोटे मोटे फैक्ट आपसे सही ऑप्शन देकर पूछ लिया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी सरकार कहलाती है? बहुत ही आसान, बहुत ही टिपिकल सा सवाल। ज़रा सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, पढ़िए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एमसीक्यू जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तब उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा, जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। इसलिए खुद से भी पढ़ा कीजिए, वीडियो रोक कर आंसर निकाला कीजिए। उसके पश्चात तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही, समय ही तो लगेगा ना, तो दीजिए ना समय। समय बचा के करना क्या है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। समाजवादी पार्टी अभी जीती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो क्या उसका भी प्रतिनिधित्व होगा सरकार में? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। लोगों के द्वारा लोग हटा सकते हैं सरकार को। ये तो अपने देश में नहीं होता, ये तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले देशों में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड जैसे देशों में है, जहाँ पर लोग चाहें तो सरकार को हटा सकते हैं। अपने यहाँ पर आप हटा सकते हो क्या? जाइए जरा हटाइए।
सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व नहीं हटाई जा सकती? बताइए जरा इसका आंसर। चारों में से कितनों को ऐसा है जिसको आप देखते ही काट सकते हैं? जरा देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट है जिसको देख कर ये तो काट ही सकते हैं। संसद के सभी राजनीतिक दल, सभी इसके अलावा क्या होता है, केवल, ये सब शब्द अगर लगा हुआ है ना स्टेटमेंट तो अक्सर वो गलत होता है, ये भी काट दीजिए। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये तो थोड़ा मोड़ा सही लग रहा है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 3 बार गवर्नमेंट गिरी थी, ऐसा कैसे हो गया? समय पूर्व भी हटा सकते हैं, तो डी भी इसका गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल बी सही है यहाँ पर। अगर आप गलत को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और सरकार किसके द्वारा हटाई जाती है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मतदान के लिए योग्य है तो मंत्री बनाया जा सकता है क्या? वो पढ़िए फिर से, सोचिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्भर हो जाता है, मतलब कि अवैध हो जाता है, वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसके ख़त्म हो गया, उसका कैंडिडेट हो सकता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। अगर 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है तो उसके पश्चात वो चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर हट जाता है क्या? बताइए मुझे ज़रा इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो पहला स्टेटमेंट अगर फिर से पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, मतदान के लिए तो 18 वर्ष के बाद ही योग्य हो गया, लेकिन मंत्री बनने के लिए तो उसको 25 वर्ष से ज़्यादा का आयु चाहिए भाई। तो पहला तो गलत ही हो गया, पहला गलत हो गया। पहला काट दीजिए। ऐसा नहीं होता है। अगर वो जेल से छूटा है तो 6 वर्षों के लिए उस पर बैन लगता है, 6 वर्षों के पश्चात वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास भेजा गया है किसी को, और सज़ा सुनाई जा चुकी है। ऐसा नहीं कि सज़ा का भी प्रोसेस चल रहा है, सज़ा सुनाई जा चुकी है। 2 वर्ष ज़्यादा के लिए कारावास भेजा गया है तो 6 वर्षों के लिए अगले वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा और उसका ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूं, इसको जरा एलिमिनेट करके निकालिएगा। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें तो मणिपुर में संसद का सत्र बुला सकते हैं क्या? बताइए। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि 3 सत्र होंगे, 3 सत्र। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। कोई ऐसा है कि 1 वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है? बताइए इसमें से, जरा एलिमिनेट कीजिए इसको, पढ़िए जरा। भारत का संविधान 1 वर्ष में 3 सत्रों के लिए, भारत के संविधान में बोला गया है कि 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूर होने चाहिए। 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो सकता है। वैसे अपने देश में कितने सत्र होते हैं? एक होता है बजट सत्र फरवरी में, मानसून सत्र अभी होगा जून जुलाई में, और उसके पश्चात से शीतकालीन सत्र दिसंबर में। ये 3 सत्र होते हैं। लेकिन संविधान में बोला गया कि कम से कम 2 सत्र जरूर, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। संविधान में क्या कहा गया है? 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्रों में। तो संविधान में तो 3 सत्र की बात ही नहीं की गई है, तो दूसरा तो यहाँ पर गलत होना चाहिए। तो दूसरा को जरा काट दीजिए, दूसरा ये भी कट गया दूसरा। अब पहला और तीसरा देखिए, पहला सही है कि नहीं सही है पता नहीं, दूसरा सही है कि नहीं सही है भाई, दूसरा का तो पता चल गया। तीसरा का क्या है? 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। बिल्कुल निर्धारित नहीं है। अभी तो बोला मैंने कि इसमें बताया गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बाकी निर्धारित तो बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर पहला और तीसरा सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। सही से कीजिए। आपको नहीं आ रहा होगा तो भी आप कर ले जाएंगे, थोड़ा भी पता होगा तो भी आप कर ले जाएंगे। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्ति
अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के विषय में, IAS, इसी प्रकार से IJS, इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाना है। क्या ये लोकसभा में हो सकता है? राज्यसभा को कुछ अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, आपको बताया था मैंने, जिसमें है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो ये तो राज्यसभा की विशेषाधिकार वाली है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। संविधान संशोधन में क्या दोनों की शक्तियाँ बराबर है? संविधान संशोधन में क्या दोनों की शक्तियाँ बराबर है? संविधान संशोधन में बिल्कुल है बराबर। संविधान संशोधन किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है और उसमें दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान होती है, दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान होती है। सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा की शक्ति नहीं है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं हैं। ये सब की शक्तियाँ जो हैं ये लोकसभा के पास में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संविधान संशोधन। वित्त मंत्री संसद बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ में, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर डिस्कशन में जब हम FRBM में पढ़ा रहा था तो मैंने इसको डिस्कस किया था कि गुरु ये सवाल पूछा जा चुका है UPSC PT में। वित्त मंत्री संसद बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रालेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ये जो है ये बृहद रूप से द मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो प्रस्तुत किया जाता है, ये क्यों प्रस्तुत किया जाता है बजट के साथ में? बताइए मुझे। मैंने पढ़ाया था FRBM, तो मैंने बताया था कि भाई FRBM पर PT में सवाल बहुत ही बेसिक सा पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा FRBM एक्ट 2003 के तहत में बजट मैनेजमेंट की बात की गई है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, बजट मैनेजमेंट की बात की गई है। इसी कारण से मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट काफ़ी सारे वित्त मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना होता है बजट के साथ में, इसीलिए बजट लेंदी हो जाता है FRBM एक्ट के कारण से। तो ये सवाल UPSC का है, बहुत ही शानदार सा सवाल। FRBM के अंत में लगा हुआ है बजट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसी बजट मैनेजमेंट सबसे UPSC ने सवाल फ्रेम कर दिया। बेसिक चीज़ों को आप पढ़ते नहीं हैं, हवाई चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। कठिन सवाल ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कठिन उसको आसान सवाल को बनाया जा सकता है अगर वो बेसिक से पूछ लिया जहाँ पर आपका ध्यान नहीं गया है तो, है ना। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में आपको बताना है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जो पारंपरिक संबोधन है वो राज्यपाल करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा C। 1 और 2 दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। ओके, अगला करते हैं। आर्टिकल 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में संबोधन करता है। अभी राष्ट्रपति महोदय संबोधन करेंगे लोकसभा के सत्र को जब शुरू होगा, और हर वर्ष जब बजट सत्र शुरू होता है उससे पहले राष्ट्रपति महोदय का संसद के नाम से संबोधन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो संसद के अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं गुरु? इसके 3 अंग हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों चरणों से जब कोई नियम या कानून गुजरता है तब जाके वो अधिनियम बन पाता है। कोई बिल तीनों चरणों से गुजरेगा। अगर लोकसभा में शुरू हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में शुरू हुआ तो लोकसभा में जाएगा, उसके पश्चात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में चला जाता है। ओके, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट प्रदान करता है। लाभ का पद के आधार पर उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। लाभ का पद वाला 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। केजरीवाल गवर्नमेंट में से करीब में 20 मंत्रियों को, 20 सदस्यों को भारत के में क्या किया गया था? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनके कैंडिडेटर को रद्द कर दिया गया था लाभ के पद के आधार पर। लाभ का पद होता है कि आप मंत्री भी हैं, और उसी के साथ साथ आपने कोई और एक पद धारण किया हुआ है। रुक जाए, पेन नहीं चल रहा। कोई और एक पद धारण किया हुआ है तो उसको लाभ का पद कहा जाता है। तो लाभ के पद में केजरीवाल गवर्नमेंट में कई सारे मंत्री महोदय फंस गए थे। उसके पश्चात से राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के आधार पर 2018-19 के आसपास उन सभी को रद्द कर दिया था।
उसी के पश्चात यूपीएससी ने सवाल को पूछा था, लाभ का पद की चर्चा संविधान के आर्टिकल 104 है, 105 में किया गया, अभी मैं दिखा दूंगा, लेकिन लाभ के पद को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट में ये भी आपको मैंने सिखाया था कुछ दिन पहले ही कि संविधान में डिटेल में परिभाषित नहीं किया गया है चीज़ों को। मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं इस आधार पर कि मैंने क्या बताया था कि संविधान में किसी भी चीज़ को डिटेल में परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। ऐसा तो कतई नहीं है, तो हमें नहीं पता पहला दूसरा क्या है गुरु, तीसरा स्टेटमेंट काट दीजिए, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 1 और 2। जब भी इस तरह के सवाल बनाए जाते, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट इस प्रकार का डाला जाता है कि जिसको आप काट कर बाकी 2 को आसानी से निकाल लें। एक हमने स्टेटमेंट काटा, वो भी तुक्का लगा के कभी काट सकते हैं कि भाई संविधान में परिभाषित तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया गया है, और एक्चुअली हम पूछे थे किसी भी चीज़ को डिटेल परिभाषित नहीं किया गया है। उसके आधार पर एक स्टेटमेंट काटा हमने और निकल के रह गया। सामान्य तौर पर मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, जनरली संविधान में किसी चीज़ को डिटेल परिभाषित नहीं किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है, क्योंकि आर्टिकल 102(1) और आर्टिकल 191 में इसमें है कि राज्यों के लिए, और 102 में है संसद के लिए क्या है, लाभ का पद शब्द की चर्चा की गई है और उसके आधार पर निर्भरता को तय किया गया है, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है। धन विधेयक के संबंध बताना है, किसी बिल को धन विधेयक कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ध्यान से देख लिया कीजिए, सही नहीं पूछा गया है। किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल सभी, केवल यही होगा, लगातार, ये सब जो शब्द होते हैं लगातार, है ना, लगातार, केवल, सभी, ये सब वर्ड एलिमिनेट करने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा एग्जाम में। केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफ़ी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो सकते हैं। मनी बिल 110 में केवल कर से जुड़े हुए प्रावधान हो सकते हैं। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि दोनों से संबंधित प्रावधान होता है क्या धन विधेयक में आर्टिकल 110 में? जरा इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं भाई क्या है। अगला स्टेटमेंट है धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के नियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कई प्रत्याभूति देने के विनिमय से संबंधित होता है। तो इसका आप जरा देखिए, केवल वाला एक स्टेटमेंट था, लेकिन क्या वो सही है या सही नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सी जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संचित निधि से होता है, इसलिए कथन सी सही नहीं है, जबकि कथन ए, बी और डी सही है। इसलिए जब मैंने आपको एलिमिनेशन सिखाया तो मैंने बोला कि सामान्य तौर पर केवल, सभी, लगातार, पिछले पूरे वर्षों में बढ़ता ही रहा है, कम ही होता रहा है, ऐसे वर्ड सामान्य तौर पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 100% एलिमिनेशन इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह के सवाल जब होता है तो उसको ध्यान से देखा कीजिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, और उसके आधार पर आंसर को तय किया कीजिए। अब जरा धन विधेयक को भी समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का विभिन्न उपबंधों में वर्णन है। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित माना जाता है। किसी कर का अधिरोपण, कोई कर लगाया गया है, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियम किया गया है तो उसमें मनी बिल आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय, अथवा भारत सरकार द्वारा उधार ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, इन सभी चीज़ों से संबंधित होता है धन विधेयक। आपका आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा की गई है और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक नहीं होता है। जो फाइनेंस बिल होता है इससे मनी बिल प्लस नॉर्मल बिल हो सकता है फाइनेंस बिल में, लेकिन मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल में केवल मनी बिल की ही चर्चा होती है, जबकि फाइनेंस बिल में मनी बिल प्लस नॉर्मल बिल दोनों की चर्चा होती है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117 इसको ध्यान से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा, सामान्य तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। विधानसभा की
अध्यक्ष यदि विधानसभा का कोई सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या रिक्त कर देगी। विधानसभा की कोई अध्यक्ष अगर अपने पद पर नहीं है तो अपना पद छोड़ देगा वो, अगर वो सदस्य नहीं है तो। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी। जैसे अभी संसद का विघटन हो गया था, लोकसभा का विघटन हुआ था, तो ओम बिरला जी ने तुरंत ही अपने पद को छोड़ दिया क्या? बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है, दूसरा गलत नहीं है। अगले लोकसभा के गठन तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगले लोकसभा के गठन तक या अगले विधानसभा के गठन तक स्पीकर महोदय अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, अपने पद पर बने रहते हैं स्पीकर महोदय। अगले लोकसभा या विधानसभा गठन तक अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा का विघटन हो गया है तो वो अपने पद से हट नहीं जाते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष निम्नलिखित मामलों में अपना पद रिक्त करेगा। यदि वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, और वो तुरंत नहीं छोड़ता है। और उसके पश्चात से जब नए विधानसभा गठन हो जाता है तो उसके पश्चात से पद छोड़ देता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है और इसके पश्चात से एंड करेंगे हम लोग। क्या है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्न से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियमन, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रत्यायोजित है, उसका कार्यपालिका द्वारा या प्रत्यायोजन डेलीगेशन के परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ये सब काम किस समिति का होता है? संसदीय समिति से 2 दिन पहले ही मैंने सवाल करवाया है। ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होती है जो इन सभी चीज़ों को तय करती है। संसद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 22 लक्ष्मीकांत से, उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा। पूरे लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। करीब 80 पेज में ये चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के सभी भाग इंपॉर्टेंट हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सारा सवाल पूछा जाता है, तो आपके पीटी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आती हैं वहाँ पर आपको समझ में ना आए तो उसको रट लिया कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान होते हैं संसद में जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटे मोटे प्रावधान होते हैं, लेकिन वहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। चूँकि ये डेलीगेशन वाला जो है ना, ये चर्चा में था उस समय करंट अफेयर में, इसलिए उसमें पूछा गया था। ओके, देखिए क्या है इसमें। विनियम, नियम, उपनियम, नियमावली बनाने के लिए संसद अथवा संविधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। दोनों सदनों में समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। इसका गठन 1953 में किया गया था, अतः बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। लास्ट सवाल करते हैं, उसके पश्चात एंड करेंगे हम लोग कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? सी राजगोपालाचारी जी ने, राजा जी ने किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा है आज़ादी के बाद वाला, जो 12th की पॉलिटी में है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कम्युनिस्ट थे भारत में पहले विपक्षी दल। कम्युनिस्टों को थोड़ी बहुत सीट मिली थी, बाकी सभी सीटों पर नेहरू जी विजय हुए थे। तो बताइए कौन सा होगा पहला सही है क्या? लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। नहीं भाई, 75 नहीं है तो 10% का नियम है, तो तीसरा भी गलत होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, क्योंकि कम्युनिस्ट थे। वैसे भी अगर आप तीसरा भी काट देते तो भी आंसर निकल आता कि दूसरा सही होगा, क्योंकि 10% कम से कम चाहिए, तभी जाके आप नेता विपक्ष में शामिल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, पहली विपक्ष की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, और 10% अथवा 55 सीटें होनी चाहिए, तभी आप क्या हो सकते हैं, तो तभी आप विपक्ष की पार्टी का दर्जा आपको मिल सकता है। 55 सीटें या 10% आपके पास में कम से कम होना चाहिए। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। इसको कंटिन्यू मैं तभी करूँगा जब आप सभी लोग पसंद करें इसको अच्छे तरीके से, बहुत बेनिफिट होगा आपको। देखिए इन सवालों को एक बार खुद से भी कीजिएगा, मेरी बात थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। मैं जब पढ़ता हूँ तो सवाल आपको सुनाई देता है, और स्पष्ट मैं पढ़ता हूँ, रुक कर पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप इसी भाषा में इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम में भी इसी सवाल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा खुद से।
अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो इसलिए मेरा पढ़ाया हुआ, वीडियो का पढ़ा हुआ, इसके अलावा एक बार दो बार खुद से भी ट्राई किया कीजिए इनको लिखने का, इनको पढ़ने का। इस सवालों को पढ़कर कोशिश कीजिए आप भी हल करें मेरे साथ में। क्या है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। संसद में कोई ऐसा सदस्य विधेयक पेश कर सकता है जो निर्वाचित नहीं है लेकिन राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किया है, वही क्या गैर सरकारी विधेयक होता है? ये कहाँ का परिभाषा है भाई? हमने तो नहीं सुना इस तरह का कोई परिभाषा, होगा तो होगा, क्या पता। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। 75 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ क्या? लगता है आपको क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई साहब देखो, दोनों कथन आपका गलत है। गैर सरकारी विधेयक उन विधेयक को कहा जाता है जो मंत्री को छोड़कर अगर किसी के भी द्वारा लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय, ले लीजिए दरभंगा से जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने कोई बिल पेश किया, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी का सीट है, वो बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन उनका विधेयक भी क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर कोई मंत्री है, जैसे राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं, वो कोई विधेयक लाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और भारत के इतिहास में इससे पहले पारित हुए हैं। मंत्री को छोड़कर शेष किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाना विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। हाल ही में संसद में गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। आज तक भारत में कोई भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं हो पाया है। विपक्ष का कोई नेता हो, पक्ष का कोई नेता हो, लेकिन मंत्री पद धारण नहीं करता है, वो कोई विधेयक पेश करेगा तो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप के सरकार की अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिपरिषद वाली जो सरकार होती है, मंत्रिमंडल वाली, उसके स्वरूप के, सरकार के सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, सिद्धांत के रूप में बताता है। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए कई सारे बच्चे फिर से मुझे बोलेंगे इंग्लिश में ही लाइए। टेस्ट अभी चल रहा है तो टेस्ट के कारण से इतनी व्यस्तता है कि मैं इसको इंग्लिश में नहीं करवा पा रहा हूँ, नहीं तो हाफ कर देता, इधर हिंदी इधर इंग्लिश। मुझे भी इस चीज़ का है लेकिन टेस्ट के कारण से मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कि इसको मैं जल्द से जल्द अगला वीडियो जो हमारा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन हो जाता है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है। मंत्रिमंडल वाली यही होती है क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व किसके खिलाफ होती है? जनता के खिलाफ होती है क्या? जनता के समक्ष होती है क्या सामूहिक उत्तरदायित्व? तो जनता की ही सभा तो है लोकसभा, डायरेक्ट चुन के जाते हैं वहां पर। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन है जिसका जनता पर नियंत्रण हार्सामुखी की दशा में है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो घटिया स्टेटमेंट है इन सबको आप काट सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार का तात्पर्य होता है कि ऐसी सरकार जो रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? जनता के प्रति सीधे रिस्पॉन्सिबल है। जनता ने अपने अपने प्रतिनिधियों को, चूँकि जनता का नौकरी करना है, पेशा करना है, काम करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, रील देखना है, तो जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेज दिया कि तुम हमारे बदले में जाओ और शासन काम करो। कहाँ पर करो? तो लोकसभा में भेज दिया है कि जाओ लोकसभा में देखो। तो जनता के प्रति जिम्मेदार होता है मंत्रिमंडल। सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? व्यक्तिगत दायित्व किसके प्रति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के लिए होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन। संसदीय स्वरूप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि शासन का प्रमुख लाभ क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका, और विधानमंडल, लेजिस्लेटिव बॉडी दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, दोनों फ्रीली कार्य करते हैं। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है दोनों फ्री हैं। ये संसदीय स्वरूप में ऐसा होता है क्या? अमित शाह जी लेजिस्लेटिव बॉडी के भी हेड हैं, गृह मंत्रालय वो मेंबर है पार्लियामेंट के, एग्जीक्यूटिव के भी हेड हैं। गृह मंत्रालय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो अमित शाह जी हैं। यहाँ तो एकीकरण हो गया इनका, ये तो एक हो गए, तो अलग कहाँ से हैं? यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ये लेजिस्लेटिव के प्रति हमेशा उत्तरदायी तो बनी रहती है, इनकी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सरकार के अध्यक्ष के
निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो इसका सबसे शानदार सा कौन सा हो जाएगा? डेफिनेशन पूछा गया है और इस तरह के सवाल धड़ल्ले से पूछे जाते हैं जहां पर शब्दों से खेला जाएगा आपसे। इसका आंसर हो जाएगा सी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है हमेशा लेजिस्लेटिव के लिए उत्तरदायित्व रहेगा, हमेशा ही लेजिस्लेटिव के प्रति उसको उत्तरदायित्व रहना पड़ता है। कार्यपालिका को हमेशा लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायित्व रहना पड़ता है। यही संसदीय मर्यादा का, संसदीय जो प्रावधान है उसका लाभ है। क्या इसके इतर भी दुनिया में कोई व्यवस्था है? ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। बिल्कुल इसके इतर भी व्यवस्था है। कहाँ पर है व्यवस्था भाई? तो यूएसए नामक एक देश है दुनिया में, अमेरिका, जहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है। हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या होता है, कई देशों में है ये। अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है ना, सभी बॉडी बिल्कुल ही फ्री होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी बिल्कुल अलग, लेजिस्लेटिव बॉडी बिल्कुल अलग, और उसके साथ में जो आपका जुडिशरी है, तीनों स्वतंत्र होते हैं। जो मंत्री बने हैं वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे, और जुडिशरी तो फ्री रहती ही है। इसलिए तीनों बॉडी स्वतंत्र होता है, वो संसदीय स्वरूप नहीं होता। लोकतांत्रिक देश वो भी हैं, लेकिन लोकतंत्र का उनका सॉफ्टवेयर अलग है। क्या है? सॉफ्टवेयर अलग है। वो सॉफ्टवेयर क्या है उनका? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का उनका सॉफ्टवेयर है। इसको ज़रा डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। पॉलिटी में आंसर राइटिंग सहित पीटी में भी आपको डिफरेंस पर सवाल पूछा जाएगा। अंतर: भारत के संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? भारत के संसद मंत्रिपरिषद, जो अभी मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 28 मंत्री जो हैं वो क्रिमिनल केस को सामना कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान मंत्रिपरिषद बना है, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को डेटा दे रहा हूँ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर इसको यूज कीजिएगा। भारतीय संसद किसके द्वारा, जो मंत्रिपरिषद भी बना है उसके ऊपर में कंट्रोल स्थापित करती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों के द्वारा मंत्रिपरिषद के ऊपर में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। शून्यकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव लाकर वो नियंत्रण स्थापित करते हैं कि बेलगाम न हो जाए। पिछले 10 वर्षों में आपको संसद बेलगाम दिखा होगा। कई सारे संसद सदस्यों को हटाया गया क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास में काफ़ी बड़े स्तर पर सांसद हो गए थे। लेकिन इस बार जनता ने बहुत ही संतुलित तरीके से लोकतंत्र का चुनाव किया और इतना शानदार बहुमत दिया है कि किसी को भी हराया नहीं जनता ने। रिजल्ट के दिन बड़ा ही अद्भुत माहौल था। कांग्रेस भी खुश, बीजेपी भी खुश, जेडीयू भी खुश, सपा भी खुश, सब खुश थे, सब जीत रहे थे, है ना। दरअसल जीत कौन रहा था? तो लोकतंत्र जीत रहा था उस दिन। अगला है सवाल कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बेसिक से और टॉपिक से सवाल बनाएंगे, लेकिन आप इसे फंस सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र मोदी जी ने भरा था, सब नेता भरते हैं। सभी नेता आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी भरने गए थे, राहुल गांधी जी भी। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सीरियसली? भारत में तो कोई अमेरिका का भी नागरिक रह रहा होगा, नेपाल के भी लोग रह, क्या उनके द्वारा दाखिल किया जा सकता है क्या? चलो भारत में भारतीय ही रह रहे हैं, उनका उम्र तो होना चाहिए 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष नहीं कर सकते भाई, 25 वर्ष चाहिए कम से कम। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सीरियसली? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। मुझे जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? नामांकन पत्र के बारे में पूछा गया है आपसे, नामांकन पत्र के बारे में ध्यान से पढ़िए, सबसे बेस्ट आंसर निकालना है। वैसे सटीक आंसर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट देखिए क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के किसी नागरिक के द्वारा, निवासी नहीं, भारत का कोई भी सिटीजन जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, नो मैटर मोदी जी का घर वडनगर गुजरात में है, वहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन वो बनारस से अपना नामांकन दर्ज करते हैं, दाखिल किया जा सकता है, उसके द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे भी अच्छा स्टेटमेंट होता, एक उम्र होती है लोकसभा में नामांकन दाखिल करने की, वो क्या होती है? कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा के लिए चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र चाहिए, तभी जाके आप दाखिल कर सकते हैं। ये इसका सबसे सटीक आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सारे गलत में से भी एक सही चुनना होता है, तो ध्यानपूर्वक इसका चुनाव कीजिए। ये अच्छा सवाल था, यूपीएससी का सवाल की खूबसूरती यही होती है कि आपको लगेंगे सारे ही सही हैं।
अगला सवाल देखिए, लोकसभा अथवा राज्य के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। एक बात बताओ, कहीं पर 100 वोटर हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए स्टेटमेंट को, फिर से पढ़िए एक बार। एक को मिला 30, एक को मिला 40, दूसरे को भी मिला 30। विजेता कौन है? 40 वाला। क्या इसको 50% वोट मिला है? कतई नहीं। तो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट भाई कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए गए मतदान का कम से कम 50% अनिवार्य है। ऐसा है क्या? भारत के संविधान में अधिकातित उपबंधों के अनुसार, भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। लोकसभा में जो उपबंध लिखा हुआ है संविधान में, भारत के संविधान में जो वर्णित उपबंध है, संविधान में वर्णित है कि विपक्ष के नेता को जाएगा उपाध्यक्ष का पद। हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा संविधान कहीं भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों गलत है। मैंने आपको समझाया था एक दिन कि संविधान में अध्यक्ष पद की तो चर्चा की गई है, लेकिन उपाध्यक्ष पद विपक्ष से बिलोंग करेंगे, इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है। ओके, देखिए क्या है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, लेकिन ये व्यवहार में ये परिपाटी बन गई है 10वीं लोकसभा के पश्चात से। उससे पहले ऐसा कोई नहीं था। हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे नेताओं ने यह बुद्धिमत्ता वाला कदम उठाया कि हम ऐसा करते हैं, उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी को देते हैं, लो तुम भी खुश रहो। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा में, देखिए सवाल क्या है, ऑप्शन के सहित मैं दिखा देता हूँ, आंसर ढक के रखता हूँ मैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत या लैप्स हो जाता है। सत्र अगर उसका बंद हो गया है तो वो लैप्स हो जाएगा क्या? लंबित कोई विधेयक है अगर लोकसभा में, तो आपने संसद पढ़ा है लेकिन आप इतने गंभीर फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए फंस रहे हैं। जरा फिर से पढ़िएगा एक बार। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, राज्यसभा में ही लाया गया था उसको और राज्यसभा में ही लंबित है, अभी लोकसभा से पारित नहीं हुआ है वो विधेयक। कहीं पर भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन से पहले राज्यसभा में कोई विधेयक आया और लोकसभा का विघटन हो गया इलेक्शन के कारण से, तो क्या वो राज्यसभा से वो विधेयक जो है वो पारित व्यापगत हो गया होगा क्या? कि व्यापगत नहीं हुआ होगा, वो विधेयक खत्म हो गया, क्या उसको फ्रेश फिर से लाना पड़ेगा? ये पूछा गया है आपसे। 2 लाइन का टॉपिक है ये कि कौन सा विधेयक कब व्यापगत खत्म हो जाता है, कब नहीं होता है। इसको कवर कर लीजिएगा अच्छे से। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल और केवल 2 सही है यहाँ पर, पहला यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान में व्यापगत नहीं होता है। मानसून सत्र में कोई विधेयक लाया गया, ठीक है, अब मानसून सत्र खत्म हो गया, शीतकालीन सत्र में उसको फिर से लाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स नहीं होता है। ओके, अगला सवाल है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट, उस पर भारत की संसद को आज कानून बनाना। आज मोदी जी उठे, उन्होंने बोला कि देश के सामने संकट है, चलो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाते हैं। तो इस कानून बनाने की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? जरा सोचिएगा। स्टेट की सभा कौन सी है? राज्यों की सभा कौन सी है? केंद्र में सभी राज्यों की सभा है गुरु। राज्य के विधायक जो विधायक बने हैं राज्य सरकार में, उन लोगों ने चुन चुन कर भेजा है, इसलिए वो राज्यों की सभा कहलाती है। राज्यसभा, राज्यों की सभा, राज्यसभा। राज्य स्टेट जो अलग अलग भारत के अंग हैं, उन्होंने अपना एक सभा बनाया हुआ सेंट्रल में किसी कानून को पारित करने के लिए, उसका कहा है राज्यों की सभा। तो राज्यसभा के पास जाएंगे। देखिए इसका क्या है, राज्य लिस्ट पर कानून बनाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ शुरू हो सकता है। राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है, वो भी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में जो चुन के आए हैं उनको राज्यों ने चुन चुन कर भेजा है कि जाओ सेंटर में हमारा काम करना आप। राज्यसभा का असली मतलब तो आज कई सारे लोगों को पता चला होगा। राज्यसभा अपर हाउस का क्या तात्पर्य होता है? जो हमारे भारत के अलग अलग राज्य हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा हुआ है कि केंद्र के कानून निर्माण में हमारी भी भूमिका होगी,
वो आप तय करेंगे। तो स्टेट लिस्ट पर कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा में शुरुआत होगा 2/3 बहुमत से। विशेष बहुमत चाहिए हमें, विशेष बहुमत चाहिए हमें, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कठिन शब्दों को इंग्लिश से बताऊँ, लेकिन अब मुझे खुद ही उसका इंग्लिश नहीं पता होगा तो मैं कहाँ से बताऊँगा, है ना। ईमानदार रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक मनी बिल के बारे में पूछा गया है। राज्यसभा में मनी बिल को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है आर्टिकल 112 बजट। ओके, राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या राज्यसभा को इतनी कम शक्तियां दी गई हैं? किसके मामले में, पैसा कौड़ी के मामले में इतना कम शक्ति मिला हुआ है क्या? पहले का आंसर जरा मुझे बताइएगा। बिल्कुल इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। राज्यसभा में बजट पर तो चर्चा किया ही जाता है। आपने हर बार देखा होगा कि बजट पहले लोकसभा से पारित होती, फिर राज्यसभा में घमासान उस पर चर्चा होता है। भले ही राज्यसभा बजट में कुछ बदलाव नहीं कर सकती है, भले उसकी शक्तियाँ कम है, लेकिन चर्चा से किसने रोका है? और यहाँ तो चर्चा पूछा गया हमें, देखिए यहाँ पर चर्चा पूछा गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चर्चा नहीं किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। चर्चा तो कर ही सकते हैं, तो तीसरा को काट दीजिए, दूसरा तो बिल्कुल ही सही होगा। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल ने अगला सवाल, भारत में किसी राज्य के विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। विधान परिषद, राज्य में 2 सभा होती है, राज्यों में भी 2 सभा होती है। एक होती है कौन सी? तो विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य कहाँ से चुन कर आते हैं? अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से चुन कर आते हैं। इसका क्या कोई काम है? कोई काम नहीं है। अगर मुझसे पूछे तो कोई काम नहीं है विधान परिषद का, सिवाय राज्य सरकार पैसे खर्च करके थोड़ा सा माहौल बना कर रखे, उसके अलावा कोई काम नहीं है। जो नेता हार जाते हैं वो अपने लिए बैकअप प्लान तैयार कर लेते विधान परिषद में आके, बाकी इसका कोई काम नहीं है। विधान परिषद का कोई शक्ति ही नहीं है इसके पास में, ऐसे ही भूजा खाने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वही है विधान परिषद। इसमें सवाल पूछा गया है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, जैसे बिहार मान लीजिए 244 है तो 122 से ज़्यादा सीटें हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उस राज्य का राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित करता है, नाम बताता है कि कौन होगा कौन नहीं। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, दोनों के दोनों गलत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर 100 लोग हैं कहाँ पर, तो विधानसभा में, मान लीजिए बिहार विधानसभा में 100 लोग हैं तो 33.33 लोग हो सकते हैं विधान परिषद में, 1/3 के आसपास में। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये तय है, ये आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है, संविधान में वर्णित है। ये राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता। राज्यपाल क्यों निर्देशित करेंगे? बल्कि 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। दोनों स्पीकर जो होते हैं, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, उनका चुनाव होता है, उनको कोई नाम निर्देशित नहीं करता है। ये तो लॉजिकल था, इसको तो आप वैसे ही काट सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, और कहीं अगर दिक्कत ना हो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बहुत उछलते रहते पॉलिटी पढ़ के, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चोरी नहीं किया होगा तो सही से बताना, अगर आंसर अभी ऊपर आ गया तो देख लिया होगा तब तो कोई बात नहीं। संसदीय प्रणाली के सरकार का क्या तात्पर्य होता है? लोकतंत्र का क्या तात्पर्य होता है? संविधान का क्या तात्पर्य होता है? यूपीएससी ने यही सब सवाल पूछे हुए हैं। संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है? संवैधानिक शासन का तात्पर्य, यूपीएससी का सवाल बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल के 2-4 वर्षों पहले का सवाल, 2019 ईस्वी का सवाल है। संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है? लिमिटेड गवर्नेंस, मिनिमम सरकार, मिनिमम सरकार की शक्तियों सीमित होती है, उसको संवैधानिक शासन कहा जाता है। संसदीय प्रणाली की सरकार किसको कहा जाता है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए इसका आंसर। आपको तो चारों सही लग रहे होंगे,
है ना। चारों स्टेटमेंट कहीं भी गलत नहीं है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन सवाल के अनुसार आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। बताइए मुझे, इसका इसलिए रुका हुआ हूँ ताकि आप अपना दिमाग लगाएं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी समय बहुत बहुमूल्य है। इसका आंसर नहीं निकाला है तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट चुनना था इसमें से। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था यूपीएससी भी सवाल रिपीट करती है, बस भाषा बदल देती है उसका। मैंने बताया था कि इस लोकतांत्रिक जो संसदीय प्रणाली होती है उसका तात्पर्य ही होता है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायी करके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कर दिया। लोकसभा जनता की ही तो सभा है, लोगों की सभा लोकसभा है ना। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यही संसदीय प्रणाली की सबसे सही डेफिनेशन माना जाता है। कृपया करके इसको कंठस्थ रखें, याद रखें, समझ कर रखें। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट किया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। भारतीय संसद प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर संसदीय मॉडल मंत्रिपरिषद संसद के निचले हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, लेकिन ब्रिटेन में संसद जो होती है वो बेलगाम होती है, संसद वहाँ पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन भारत में न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक जो चीज़, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्तियाँ जो हैं उसको अभी अमेरिका सामने ले लिया। हमने दो सिस्टम लिया, दोनों को जोड़कर अपना सिस्टम बना लिया और उसको कहा जाता है भारतीय सिस्टम, भारतीय संविधान वाला सिस्टम, जहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, जहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। संघ की सरकार, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय है आपका, संसद में जो बजट पेश किया जाता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। राजस्व विभाग भारत के संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। जो हमारा संचित निधि है उससे कोई भी धन निकालने के लिए संसद का ऑथराइजेशन चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए। क्या अगला है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण डिसबर्समेंट के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। लोक लेखा के लिए भी किए जाने वाले के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? अगर इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर तीसरा और पहला गलत दिया हुआ है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, न कि राजस्व विभाग। वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग है, जो आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के तहत जो विभाग होता है वो बजट तैयार करता है। भारत की संचित से तभी धन निकाला जा सकता है जब संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई। लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2) में दिया गया है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है, इसके लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती था। कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ था। ये संसद की अलग अलग निधियाँ हैं जिसको आपको पढ़ना है। बीपीएससी में भी यही सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, तब आप फिर अगली बार पढ़ कर जाएंगे, बोलेंगे इस बार नहीं पूछा है, अब तक नहीं पूछा है तो क्यों पढ़ें, अगली बार पढ़ेंगे इसको। इस बार पूछ लिया, अब अगली बार से पढ़ेंगे, फिर वो अगली बार कुछ और बना देगा नया सवाल। नए टॉपिक्स को पढ़ने की आदत डालिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पीवाईक्यू करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन केवल पीवाईक्यू पर बेस्ड मत रहिए। इसीलिए मैंने हमेशा बताया कि एक कोई टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कीजिए, किसी का भी ले लीजिए। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ कि मेरा ही लीजिए, मैं आपको पास करवा दूंगा, गारंटी वारंटी, ये सब झूठ बातें होती है। झूठ नहीं प्रचारित करता हूँ मैं, कभी नहीं। किसी का भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए जिसमें नए सवालों की संख्या हो, नए सवालों को आप फेस करें, उनके ऑप्शंस पढ़ें। कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, आपने लड़ा तो कम से कम, है ना। देखिए क्या है कि जब संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है, किसमें? संयुक्त बैठक में। घूम फिर के 2-4 टॉपिक हैं संसद से जो आपको दिखेंगे ही पेपर में। देखिए कितने सारे सवाल संसद से पूछे गए, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ज्वाइंट बुलाया राष्ट्रपति महोदय ने। कौन बुलाता है भाई? ज्वाइंट बैठक कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें कोई विधेयक रखा हमने, क्या इसमें संविधान संशोधन विधेयक रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक कभी भी ज्वाइंट बैठक में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक में बुलाया ही नहीं, रखा ही नहीं जा सकता है। 2 चीज़ तो बाहर हो गया। उसके अलावा चलिए एक विधेयक रख देते हैं, परीक्षा पेपर लीक रोको विधेयक। परीक्षा पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ, सारे पेपर लीक होते हैं, यूपीएससी को भी डर लग रहा है उसका पेपर लीक ना हो जाए, इसलिए इस बार सेंटर पर आधा घंटे पहले बिठा देगा वो बच्चों को
पहले 10 मिनट पहले तक एंट्री देता था यूपीएससी, अब आधा घंटे पहले तक एंट्री दे रहा है, उसके बाद एंट्री नहीं देगा वो यूपीएससी। तो हमने पेश कर दिया पेपर रोको विधेयक। इस पर फैसला किस प्रकार से किया जाएगा, तो इस पर आधे से अधिक सदस्य अगर अनुमति दे देंगे तो इस पर हो जाएगा बात। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब 51% लोग, 51%। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्य, 66% से ज़्यादा। ओके, ये है साथ। इसीलिए जब भी ज्वाइंट बैठक आयोजित किया जाता है तो उसमें राज्यसभा की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाएंगी? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। राज्यसभा में कितने हैं? 275। 543 में 275 जोड़ दिया, अब उसका आधे सदस्य चाहिए, तो ऑलरेडी लोकसभा के पास सारी शक्तियां चली गई। आपको तो अंदाजा हो ही गया होगा। 108 के तहत में ये प्रावधान है संयुक्त बैठक बुलाने का, और ये किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। अगले सवाल पर चले बंधुओं। 2014 ईस्वी में हम लोग आ गए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव, घूम फिर कर वही सब सवाल, अविश्वास प्रस्ताव, संसद, ये सब चीज़ें दिखेंगी। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? आपने अविश्वास प्रस्ताव नमक चिड़िया कभी पढ़ा है संविधान में? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः स्थापित का मतलब लाया जा सकता है। भारी भरकम शब्द लिखना यूपीएससी की गंदी आदत थी, जिसमें क्या है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सही है, कुछ देर पहले से मैं रट रहा हूँ बार बार। जनता की सभा, लोकसभा, लोगों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल, जिसको संसदीय प्रणाली माना जाता है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों के दोनों जो हैं वो सही दिए हुए हैं। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा के प्रति। वहीं से अविश्वास प्रस्ताव आया है कि आप हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं ना, तो हम आप में विश्वास नहीं करते हैं। इसी को बोला जाता है अविश्वास। बस बात खत्म। कहानी जैसे पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आप। अगर आप इसको बोरियत जैसे पढ़ेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्या नहीं, कहाँ दिया हुआ है, तो इस तरह से फिर आप बोर हो जाएंगे। इंटरेस्ट से पढ़िए कि कितना कुछ जानने को मिल रहा है आपको, है ना। 2-4 लोग बीच में बैठकर ज्ञान दे सकते हैं आप। देखिए क्या है, केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा सदस्यों को बहुमत की जरूरत होती है। 50 लोग बोलेंगे कि हाँ हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो ये पेश हो जाएगा, स्पीकर महोदय उसको स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद लोकसभा के आधे से अधिक यानी कि 51% लोग बोल देंगे कि हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं, तो फिर सरकार गिर जाएगी। जो वर्तमान की गवर्नमेंट बनी है, कॉलिशन की गवर्नमेंट है, कॉलिशन की गवर्नमेंट में इस तरह की संभावना बनी रहती है। परमाणु डील जब हुआ था, अमेरिका से भारत ने किया था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत में अविश्वास प्रस्ताव सीरियस प्रकार का आया था, जिसमें सरकार के गिरने की आशंका बन गई थी। लेकिन फिर उसमें बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा वैसा लगाया और सरकार बच गई थी। कब? तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मोदी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था, लेकिन मोदी जी के पास इतना प्रचंड बहुमत कि कोई उनका क्या बिगाड़ लेता। लेकिन अब थोड़ा सा डर रहेगा। निम्न से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? बहुत आसान सवाल। पीसीएस, यूपीएससी सबका फेमस प्राक्कलन समिति है, 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। उपयुक्त प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य शामिल होते हैं। 22 सदस्य शामिल होते हैं। मिलाकर कुल देखिए क्या लिखा हुआ था, दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्य, लोकसभा की याचिका समिति में 15 और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। अलग अलग समितियों के बारे में बताया गया है। आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं। 1921 ईस्वी में पहली बार लोक लेखा समिति गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत में किया गया था, 1921 में किया गया था। 1919 एक्ट के तहत में इन सब की चर्चा शुरू हो गई थी। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। 1964 में वी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी उपक्रम समिति का भी पहली बार गठन किया गया था। तो ये समितियों के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, यदि राज्यसभा के किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा सीरियसली धन विधेयक में बहुत बड़े संशोधन कर रही है, तो उसके बाद क्या होगा? ये पूछा गया है आपसे। क्या होगा भाई?
क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राज्यसभा के पास कहाँ से शक्तियाँ आ गई? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। राज्यसभा को मनी बिल संबंधित कोई खास विशेष अधिकार प्राप्त है नहीं। अगर किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी भी होगी तो रहो नाराज़। याद करने के लिए बता रहा हूँ, राज्यसभा के पास में धन विधेयक से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कोई खास उनके पास अधिकार नहीं होता। इसलिए बजट पर केवल बहस वगैरह कर सकते हैं वो लोग, चर्चा वगैरह कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि बदल सकते हैं। ओके, 109 के अनुसार संविधान धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अनन्य अधिकार प्रदान करता है। अनन्य अधिकार प्रदान करता है संविधान, और 14 दिन के बाद वापस फिर से पारित कर दिया जाएगा। राज्यसभा को कोई दिक्कत भी हुई तो 14 दिन ज़्यादा ज़्यादा रोक सकती है, उसके बाद 7 पारित। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक के पुनः स्थापन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। पहला सवाल, संविधान संशोधन से आ गए हम लोग। भारत के संविधान में संशोधन केवल शब्द एलिमिनेशन, लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया। ऐसा कब हुआ भाई? राज्यसभा में भी संविधान संशोधन शुरू किया जा सकता है। पहला तो गलत हो गया। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, हमारे फेडरल सिस्टम में अगर कोई संशोधन किया जा रहा है, फेडरल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति हो गए, करों से संबंधित चीज़ हो गया जैसे जीएसटी, फेडरल को पूरा राज्य और केंद्र दोनों को भारी स्तर पर प्रभावित किया है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। सभी राज्यों के द्वारा कि आधे से अधिक राज्यों के द्वारा है? संविधान संशोधन में 2 प्रकार के संशोधन की चर्चा है। एक है 2/3 मेजोरिटी से, एक है 2/3 प्लस राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यहाँ तो लिखा हुआ सभी, यहाँ लिखा हुआ केवल। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। इस तरह के नई चीज़ें होती भाई, दोनों गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ था सभी, यहाँ पर लिखा हुआ था केवल। ध्यान से पढ़ना इसीलिए आवश्यक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, बोर तो नहीं हो रहे होंगे। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष स्टेट का अध्यक्ष है, वही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है क्या? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन है? राज्य का अध्यक्ष कौन है? बताइए मुझे जरा इसका आंसर। एलिमिनेट कीजिए, इसमें से देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक ऑप्शन किसी को एलिमिनेट कीजिए और फिर आंसर जरा निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल जो होता है उसके अध्यक्ष तो मोदी जी हैं। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य किसका है? स्टेट। स्टेट का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो तीसरा कहाँ से सही हो जाएगा? तीसरा कहाँ से सही हो जाएगा? तीसरा कहाँ से सही हो जाएगा? गलत हो गया। गलत हो गया तो हटा दिया तो आंसर आ गया। 1 और 2 सही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल उड़ गए, कुछ था ही नहीं, जान ही नहीं था इस सवाल में। तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बाकी सब चीज़ें तो वही है कि भाई मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर कोई, इस बार काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मंत्री बनाया गया है लेकिन वो संसद की सदस्यता अभी उन्होंने लिया नहीं है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? किसकी सहमति से? तो इसका आंसर हो जाए बिना किसी राज्य की सहमति से। अगर भारत को, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी इंटरनेशनल समझौते को, इंटरनेशनल कानूनों को, इंटरनेशनल मुद्दों को अपने देश में लागू करना है तो कोई राज्यवाजी की अनुमति हमें कुछ नहीं चाहिए। हम धड़ल्ले से उसको लागू कर सकते भारत की संसद। ठीक है, अनुच्छेद 253 के तहत संसद को प्रदान किया गया ये विशेष अधिकार। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल आज का होगा। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। सीखने पर ध्यान दीजिएगा और खुद से भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। पेन लेकर बैठ जाइए, घेर घेर कर शब्दों को, जैसे मैंने केवल घेरा, सभी घेरा, एलिमिनेट किया, कॉन्सेप्ट छोटा सा अप्लाई किया और आंसर निकालने की कोशिश की। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब भी जाएं तो एक बार रीड करें स्टेटमेंट को। अगर आंसर आ रहा है तो झट से निकाल लें। दोबारा और ज़्यादा सोचने पर कई बार आता हुआ आंसर भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में सोचा कीजिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते।
राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों ही उस सदन के सदस्य नहीं होते। ये कब से हो गया? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। दोनों सदन में जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको राष्ट्रपति जी ने खुद ही मनोनीत किया है, क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? जरा सोचिएगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये भी जरा सोचिए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2 सही है। अब देखिए, राष्ट्रपति जी को ही चुनना है। राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है, वही अगर राष्ट्रपति को चुनने लगे तो ये थोड़ा सा अनएथिकल होता है कि हमारे ही द्वारा मनोनीत व्यक्ति हमें ही चुनने लग जाए, तो ये अनएथिकल होता है। इसलिए क्या होता है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने से रोका जाता है। वो भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन पहला यहाँ पर गलत है। उपसभापति और सभापति उपसभापति तो सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 89 के भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का सभा का पदेन सभापति होगा। इसके तहत उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता का संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति के लिए जरूरी होता है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। जैसे पिछले बार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश थे। हरिवंश बिहार के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। माझी माउंटेन मैन की स्टोरी उन्होंने ही ब्रेक की थी, और उसके अलावा उनका बहुत ही अच्छा एथिकल और बहुत पढ़े लिखे गणमान्य व्यक्ति रहे हैं। पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा योगदान है हरिवंश जी का। हरिवंश ही उनका नाम है। तो वो राज्यसभा के सदस्य थे और वो उपसभापति बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति उस सदन के सदस्य होते हैं। ये सवाल अंतिम करते हैं। ख़त्म करने का मेरा मन नहीं करा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, आप लोगों का कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। 45 मिनट तक आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। साइंटिफिक होता है ये। अगर पढ़ते भी हैं लाइब्रेरी वगैरह में तो एक सीटिंग बना कर रखिए। 45 मिनट तक मुझे नहीं उठना है, उसके बाद पानी वानी पी लिया, उसके बाद फिर बैठ गए। ये तरीका होता है। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा का अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है लोक लेखा। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला तो पहले से ही गलत लग रहा था। इससे 22 सदस्य ही होते हैं, जिससे 25 कहाँ से आ जाएंगे? 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा के अध्यक्ष। ये विपक्षी दल का नेता होता है सामान्य तौर पर। ये परिपाटी है 1967 से कि भाई लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो विपक्षी दल के नेता होते हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके अध्यक्ष रहते थे। तो यहाँ तक आज कंप्लीट करते। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे 2012 के सवाल। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, देखते रहिए, पढ़िए मन लगाकर, खूब अच्छे से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। अपना 100% देना ही हमारे हाथों में होता है। कर्म हमारे हाथों में होता है, फल हमारे हाथों में नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम में फल बहुत सारी चीज़ों पर मायने रखता है। किस्मत से लेकर पेपर किस माहौल में दिया, कहाँ सेंटर पर आ, किस प्रकार सेंटर पर पहुँचे, रात को सोए कि नहीं सोए, किसके बगल में सीट मिल गया है, बेंच सही है कि नहीं सही है, ये सब छोटे छोटे फैक्टर भी आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। कंपटीशन है, अपना 100% दीजिए, फल की आशा कतई मत कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।